हेलो बच्चों, तो ये वीडियो हमारी फिर से आ गई है। ये मॉर्निंग की क्लास है हमारी। मैंने बोला था ना 7:30 बजे हम क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि हमारे 20 क्वेश्चन रहेंगे और यूजीसी नेट के हैं। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। पहला ये टॉपिक हमारा है ठीक है, फर्स्ट पेपर का है ये टीचिंग एप्टीट्यूड के। काफ़ी क्वेश्चन हम करवा भी चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाके आगे की वीडियो भी देख सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा नया चैनल है अभी। और जितना आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में। और मैं आपके लिए ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ला रही हूँ। एक भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि इधर उधर से हो, ऐसा हो वैसा हो। मैं बहुत ही मेहनत करती हूँ, पूरा टाइम लगता है। तो थोड़ा सा प्लीज़ सपोर्ट करिएगा मुझे। और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करवा के आपका एग्ज़ाम जैसे ही होता है, पहले पहले तो आपको बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। और जैसे आपका एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद में मैं थ्योरी भी पढ़ाऊँगी। ओके, तो हम चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं जो कि हमारे पहले एग्ज़ाम में हैं। और आप जाके दूसरी भी वीडियो ज़रूर देखना। ये अभी हम 9 बजे के टाइम अपलोड की है, रात की है वो। और ये आप मॉर्निंग में, ये मॉर्निंग का क्लास है। आप हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं यहाँ से। तो लर्निंग बाय डूइंग, ये किसका सिद्धांत है? लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत हम यहाँ से देखते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग किसका सिद्धांत है। थर्ड आई का नहीं, ठीक है, स्किनर का नहीं, पावलोव का नहीं, ये जॉन डुई का है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 40 क्वेश्चन का टारगेट था, हम वो कंप्लीट करवा दे रहे हैं। और फिर हम अभी जितने भी क्वेश्चन हैं सारे लेके आएंगे। और आप बस अच्छे से पढ़ना बस, ठीक है। आप कॉपी भी बना सकते हैं और उस पर नोट करें दिन भर, एक दिन में 2-3 बार, या नहीं उसको बना पा रहे हैं तो हमारी वीडियो को देखें। बस रिवीजन करते रहें अच्छे से, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। जितना भी क्वेश्चन रिवीजन करो, बस रिपीट, बार 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 क्वेश्चन को पढ़ो। शिक्षण में अनुशासन का सर्वोत्तम प्रकार है। अब शिक्षण में अनुशासन का अनुशासन का प्रकार शिक्षण में सर्वोत्तम कौन सा है, ठीक है। तो सर्वोत्तम कौन सा है? कठोर नहीं, माय ये भी नहीं, दंडात्मक ये भी नहीं। अब क्या है? आत्मानुशासन। क्या है? आत्मानुशासन। कुछ क्वेश्चन एक दो जैसे कि हम ऑलरेडी क्लास में पढ़ा चुके हैं, कोई रिपीट हो जाए, जैसे टाइपिंग करने में थोड़ा बहुत हो जाता है, तो उनको देख लेना। आपको जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और आपके लिए वो तो चलो रिवीजन में हो जाएगा, उसका रिवीजन हो जाएगा। कक्षा प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है, कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है क्या? भय उत्पन्न करना नहीं, नियम थोपना ये भी नहीं है। कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है। दंड देना ये भी नहीं है। अनुकूल वातावरण बनाना, ठीक है, बनाना या बनाए रखना, ये है कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य, ये है, ठीक है। अनुकूल वातावरण बनाए रखना, जो कि वातावरण हमारा अच्छा होगा। तो आंसर नंबर हमारा बी है यहाँ पे। और हम देख सकते हैं यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर, अब हमने 30 तक हम पहुँच चुके थे ना, 33 हो गया यहाँ पे। अधिगम के लिए सबसे अनुकूल स्थिति। अब अधिगम के लिए सबसे अनुकूल स्थिति क्या है? सबसे अनुकूल स्थिति क्या है? अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति क्या होगी? तनाव नहीं। अधिगम के लिए, अधिगम का मतलब सबसे पहले समझ लो सीखना होता है, ठीक है। सीखने के लिए हमें तनाव चाहिए? नहीं। भय चाहिए? नहीं। थकान ये भी नहीं। रुचि, ठीक है। अधिगम हम तभी सकते हैं जब उस जिस चीज़ में हमें रुचि होगी। अगर हमें रुचि नहीं है किसी चीज़ में तो हम उसको नहीं सीख सकते हैं। कोई हमें कितना भी सिखाए, अभी जैसे आपको बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो मैं कितना भी आपको पढ़ाऊँगी, मैं पूरा दिन क्लास लूँ, लेकिन आपको शायद आप नहीं उस चीज़ को जो है कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। चलिए अब देखते हैं
क्वेश्चन नंबर हमारा है जो है 34। शिक्षण में योजना का महत्व है। अब शिक्षण में योजना का महत्व क्या है? योजना का महत्व हमारा मेन आ रहा है यहाँ पे। शिक्षण में योजना का महत्व, समय की बर्बादी, ठीक है सॉरी ये हटा देते हैं, पढ़ लो पहले अच्छे से। शिक्षण में योजना का महत्व क्या है? समय की बर्बादी। ये क्यों होगा भाई? समय की बर्बादी तो नहीं है, ठीक है। नियंत्रण ये भी नहीं होगा, अनुशासन ये भी नहीं होगा, लक्ष्य प्राप्त करना, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है लक्ष्य प्राप्त करना। शिक्षण में योजना का महत्व जो है लक्ष्य प्राप्त करना। जब शिक्षा लेते हैं उसमें योजना बनाते हैं, कुछ अब हम तैयारी कर रहे हैं, कोई कहता है हम एमए करके नेट करेंगे, कोई कहता है कि हम कुछ और करेंगे, कोई कुछ भी बोलता है। तो सारे लोगों को ना अलग अलग चीज़ें चाहिए होती है। किसी को जेआरएफ चाहिए होता है, किसी को डायरेक्ट पीएचडी चाहिए होती है, किसी को, ठीक है, सारे सबके सपने अलग हैं। किसी को गवर्नमेंट जॉब ही नहीं चाहिए, प्राइवेट में जाना है, कंपनी में काम करना है, ठीक। तो सबकी अलग अलग सोच है, अलग अलग थिंकिंग। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 35। शिक्षक की भूमिका एक सुगमकर्ता की होती है। अब शिक्षक की भूमिका जो है किसकी होती है? एक सुगमकर्ता की होती है। शिक्षक बोलता है नहीं, परीक्षा ली जाती है नहीं, दंड दिया जाता है नहीं, छात्र सक्रिय होता है। इसमें क्या होता है? छात्र जो है सक्रिय होता है, ठीक है। शिक्षक की भूमिका एक सुगमकर्ता की होती है जिसमें कि छात्र सक्रिय होता है। चलिए यहाँ पे 36 क्वेश्चन हमारा है। अधिगम में प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। अब अधिगम में प्रेरणा का स्रोत हो सकता है क्या? प्रेरणा का स्रोत क्या है? किस चीज़ से हमें प्रेरणा मिलती है? मोटिवेशन मिलता है आंतरिक से, बाह्य से, ठीक है। और फिर यहाँ कोई नहीं, कहीं नहीं। अब यहाँ पे हमारा, तो हमने यहाँ पे आंसर इनको आंतरिक और बाह्य, तो हमें यहाँ पे दोनों से मिलेगी, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को समझा देते हैं फिर से कि अधिगम में प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। अब अधिगम में प्रेरणा का स्रोत हो सकता है सीखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे सीखने के लिए हमारा आंतरिक भी, जैसे कहते हैं ना, अंदर से हमारी इच्छा कर रही है, मेरा मन कर रहा है मैं पढूं, मेरा मन कर रहा है मैं ये काम कर लूँ, मन कर रहा है मैं यहाँ से जाके पीएचडी कर लूँ, मैं एमए करके मैं, जब हमारी आंतरिक इच्छाएं होंगी ना तभी तो हम कुछ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, हमें दोनों तरफ से प्रेरणा मिलनी चाहिए। बाहरी तरफ से तो मिलती ही है, वो तो लोग अभी हम ही दे दें किसी को प्रेरणा, कितना भी बोल लो, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारी प्रेरणा कौन सी काम करती है? आंतरिक प्रेरणा काम करती है। जिसको बाहरी, ये बाह्य तो बात की बात है, ठीक है। तो हमें दोनों ही हमारे लिए, हमारा आंसर आएगा दोनों सही है, सी नंबर। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37। शिक्षक में निरंतर मूल्यांकन का उद्देश्य। अब शिक्षण में निरंतर मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? छात्रों को डराना, सुधारात्मक कार्य, या अंक देना, या चयन करना। तो इसमें क्या है? शिक्षण में निरंतर मूल्यांकन का उद्देश्य। अब मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? जो मूल्यांकन किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को डराना नहीं, अंक देना ये भी नहीं, चयन करना, क्या करना? सुधारात्मक कार्य। ये क्या है हमारा? सुधारात्मक कार्य है, डराना धमकाना नहीं है। क्योंकि तभी बच्चे को समझ में आएगा कि मेरी मिस्टेक कहाँ पे है और हम कहाँ पे क्या गलतियाँ कर रहे हैं जिनको हमें सुधारनी चाहिए। अब जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, देखोगे अभी जब कोई टेस्ट रख दिया जाए, अभी मैं रख दूँ
कि यहाँ पे 10 क्वेश्चन दे दूँ, इसमें कितने किसके सही आते हैं, क्या आता है, तब आपको ये पता चलेगा ना मैं कहाँ पे हूँ, किस जगह पे मैं स्टैंड कर रही हूँ, रहा हूँ। ठीक है। शिक्षण का दार्शनिक आधार। अब शिक्षण का दार्शनिक आधार की बात यहाँ पे आ गई है। दार्शनिक आधार का क्या है? ठीक, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान भी नहीं है। समाजशास्त्र, अब समाजशास्त्र भी यहाँ पे नहीं है। जीव विज्ञान, अब जीव विज्ञान भी यहाँ पे नहीं होगा। दर्शन होगा। अब यहाँ पे दर्शन की ही बात की गई है ना, शिक्षण का दार्शनिक आधार। अब दार्शनिक आधार जो है यहाँ पे दर्शन की ही बात की गई है, तो हमारा आंसर नंबर सी आएगा। ये है हमारा दार्शनिक आधार। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 39। अधिगम स्थानांतरण का अर्थ है। अब अधिगम स्थानांतरण का अर्थ है क्या है? भूल जाना? नहीं। नए ज्ञान का प्रयोग, रटना, अभ्यास। अब अधिगम स्थानांतरण का है भूल जाना, ये नहीं होगा। रटना, ये भी नहीं होगा। अभ्यास, ये भी नहीं होगा। नए ज्ञान का प्रयोग। ठीक, स्थानांतरण है जो स्थानांतरण मतलब ये चीज़ यहाँ से अलग, जैसे कहते हैं ना जगह, वो वहाँ से उनका स्थानांतरण हो रहा है, ठीक, दूसरी जगह जा रहे हैं। तो हम जब नए ज्ञान का प्रयोग करेंगे तो हम अब पुरानी चीज़ों को हटाएंगे ना, तभी तो नई चीज़ों को रखेंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, बस ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा। इसमें है कि शिक्षण में सहानुभूति का अर्थ है। अब शिक्षण में सहानुभूति का अर्थ क्या है? क्या सहानुभूति का अर्थ क्या निकलेगा यहाँ पे? दया, सहमति, छात्र की भावना समझना या मित्रता। ना दया आएगी ना यहाँ पे सहमति होगी। दया करेंगे तो हम कैसे? अभी हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो सामने से रोने लगे तो हम उसको उस पर दया करेंगे? हम कुछ उसको बताएंगे नहीं, डांट भी नहीं सकते, तो दया नहीं होती। और सहमति भी उसमें नहीं करेंगे। मित्रता का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब यहाँ पे क्या आएगा? जैसे यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं ना कहीं सोचेंगे नहीं यहाँ पे हमको न सहानुभूति कर देना चाहिए, ये सहानुभूति की बात हो रही है तो दया कर देना चाहिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा अगर हम दया यहाँ पे लगाएंगे। हम सीधा छात्र की भावना समझना। क्या होगा क्वेश्चन हमारा? आंसर आएगा छात्र की भावना समझना। जब हम छात्र की भावना समझेंगे तभी तो हम कुछ, अब हमें पता है कि आपको ये चीज़ें यहाँ पे वीक हो, तो हम वहाँ पे वही चीज़, क्या है आपका, क्या टॉपिक पढ़ने का मन है, कहाँ पे आपको क्या नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे टीचर भी एक पेरेंट्स की जैसे ही। और यहीं पे हमारी क्लास समाप्त होती है। इसको सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें से याद कर लिए, कितने रिपीट कर लिए हैं। इनको रिवीजन करना है बार बार, ठीक है। और हम जल्दी से जल्दी आपकी सारी यूनिट करवा देंगे जब तक आपका ये पेपर लगा हुआ है। 31 जनवरी से 7 जनवरी तक सारे पेपर हो जाएंगे हम UGC नेट के। तो ये आपके सारे क्वेश्चन तब तक पढ़ जाएंगे, ठीक, चैनल पे। तो ये ज़रूर बस सब्सक्राइब करके रखना हमारा चैनल, सपोर्ट करो मुझे, तो मैं आगे का थ्योरी भी लाऊंगी, सब कुछ पढ़ाऊंगी।